आज हम पढ़ेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। इसे हम हाइड्रोथोरिक्स के नाम से भी जानते हैं। शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल स्पेस इज रेफर्ड एज प्लूरल इफ्यूजन। ये कितना होता है? 25 ml से ज़्यादा। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन है जो प्लूरल स्पेस होता है उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब जो प्लूरल स्पेस होता है प्लूरल कैविटी के अंदर, उसमें जो फ्लूइड की नॉर्मल अमाउंट होती है वो होती है 10 से 15 ml। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, 25 ml से ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे ये लंग्स है, तो ये लंग्स के चारों तरफ क्या होते हैं, ये लंग्स है जैसे कि इसके चारों तरफ क्या होती है, प्लूरल कैविटी होती है ऐसे। अब इसके अंदर नॉर्मली फ्लूइड होता है 10-15 ml के आसपास, 10 से 15 ml के आसपास। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, जैसे 25 ml से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन या फिर हाइड्रोथोरिक्स। तो बात करें हम इसमें नॉर्मल अमाउंट कितना हो फ्लूइड का, तो इसमें प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसका नॉर्मल अमाउंट होता है 10 से 15 ml। इट इज़ नॉट प्राइमरी कंडीशन, इट इज़ ए सेकेंडरी कंडीशन। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि ये प्राइमरी कंडीशन नहीं है, मतलब कि इसका डायरेक्टली इसका कोई कोज नहीं है, ये सेकेंडरी कंडीशन की वजह से अराइज होती है। मतलब बॉडी में और किसी डिजीज़ की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। व्हेन ब्लड इज़ कलेक्टेड इन द प्लूरल स्पेस दिस कंडीशन इज़ नोन एज हीमोथोरिक्स। मतलब कि यदि इसमें फ्लूइड की जगह ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हीमोथोरिक्स। हीम यानी ब्लड और थोरिक्स यानी चेस्ट कैविटी के अंदर। अब देखते हैं कोजेज और सब टाइप्स, मतलब कोजेज और सब टाइप्स क्या क्या है इसके। पहला है ट्रांसजुडेशन इफ्यूजन, दूसरा है एक्सुडेटिव इफ्यूजन। तो पहला पढ़ते हैं हम ट्रांसजुडेशन इफ्यूजन। तो ट्रांसजुडेशन इफ्यूजन क्या होता है, अकर्स ड्यू टू अल्टरेशन इन द सिस्टेमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। ये कब होता है, जब जो सिस्टेमिक फैक्टर होते हैं प्लूरल फ्लूइड के, जो बनने के, फॉर्मेशन होने के और अब्जॉर्प्शन होने के, मतलब जो प्लूरल फ्लूइड हो रहा है वो बन रहा है प्लूरल फ्लूइड और ये वापस क्या हो रहा है, वापस यहाँ से अब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसमें जो सिस्टेमिक फैक्टर रिलेटेड होते हैं, इसमें जो सिस्टेमिक फैक्टर होते हैं उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है ट्रांसजुडेशन इफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन कौन सा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन मेनली, कोज इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। देखिए इसमें क्या होता है कि जो दो प्रकार के प्रेशर होते हैं जो अपन के ब्लड वेसल्स में काम करते हैं, वो नॉर्मली फ्लूइड को क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर रखते हैं। पहला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा होता है या कि वाटर होता है, वो क्या करता है, वेसल से बाहर की तरफ एक बल लगाता है, उसे बोलते हैं फोर्स लगाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं उसे। और एक लगता है वो वेसल्स को अंदर की तरफ लगाता है प्रोटीन लगाता है, उसे बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। जब ये प्रोटीन ब्लड के अंदर कम हो जाती है तो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो कम हो जाता है, और अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो इसकी तुलना में कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर जाता है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे इफ्यूजन हो जाता है। तो लॉस ऑफ प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, लॉस ऑफ प्रोटीन कोज इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड डिक्रीज इन ऑन्कोटिक प्रेशर। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रांसजुडेशन इफ्यूजन। अब देखते हैं कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं। तो कोजेज में देखते हैं, पहला CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, वीनस रिटर्न प्रॉपरली क्या होता है, इसमें बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है प्रॉपरली, हार्ट से पास आउट नहीं हो पाता है, हार्ट फेल हो जाता है उस कंडीशन में। तो क्या होता है, वो वीनस रिटर्न एक्यूमुलेट, वो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है वेंस के अंदर, और ये प्लूरल कैविटी के अंदर भी एक्यूमुलेट हो सकता है। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में भी हो सकता है, इसमें भी यही होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, और हार्ट फेलियर की कंडीशन भी इसकी वजह से अराइज हो सकती है। और तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, कि किसी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ओलिगोरिया कंडीशन भी कभी कभी देखने को मिलती है। तो तभी भी ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस वजह से भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, और पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से भी हो सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस वाटर है उसको निकाला जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर, जैसे पेरिटोनियल कैविटी, इसके अंदर फ्लूइड डालते हैं, और जो ब्लड होता है उसके अंदर से जो भी अशुद्धियाँ होती है, वेस्ट होते हैं, वो उसके अंदर आ जाती है और उसको वापस बाहर ड्रेन कर लिया जाता है। इस तरीके से ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट निकाल लिए जाते हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू भी ये हो सकता है। दूसरा है एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। इट इज़ एन इन्फेक्शन प्रोसेस वेयर द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स
कोज इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड्स। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया की जो टॉक्सिन्स होती है वो कैपिलरी की परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं। उस वजह से क्या हो सकता है, कैपिलरी जो होती है परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण उसके अंदर से जो बाहर की तरफ फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लूइड आसानी से अंदर बाहर जा सकता है। तो उस वजह से क्या हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है उसके अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर, और प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। तो इन्फेक्शन कौन कौन से वजह से हो सकता है, एक तो निमोनिया या टीबी। अब निमोनिया के बहुत से वायरस और बैक्टीरिया कोजेज होते हैं, और टीबी की वजह से भी ये हो सकता है। तो पहला कोज हो गया इन्फेक्शन, दूसरा हो गया इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स। कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो लंग्स के अंदर, जैसे निमोनिया में भी होता है और बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, एक्जुडेटिव फ्लूइड प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस की वजह से भी हो सकता है, और मेलिग्नेंसी कंडीशन यानी कैंसर कंडीशन के अंदर भी जो एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन वो हो सकता है। सेकेंड है साइन, आगे है साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसके अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पहला है फीवर, जब भी बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है तो फीवर देखने को मिलता है। हेवियर चेस्ट फीलिंग इन ऑन अफेक्टेड साइड, मतलब जो भी अफेक्टेड साइड होती है, जैसे कि एक तरीके की एक साइड के लंग्स में हो गया, दूसरे साइड के लंग्स में नहीं हुआ। जैसे इस साइड के लंग्स में हो गया, यहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, तो इस साइड की जो लंग्स होगा, इस साइड के जो चेस्ट होगी उसमें क्या होगा, हेवियर फील होगी, मतलब उस तरफ बारी बारी सा महसूस होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी शॉर्ट हो जाएगी। प्लूराइटिक चेस्ट पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायर करते हैं तब प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन को क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्लूरल कैविटी होती है इसमें इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेन होता है प्लूराइटिक चेस्ट पेन। कब होता है, इंस्पायरेशन के दौरान। डिक्रीज ब्रेथ साउंड, जो ब्रेथ साउंड होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये एक तरफ का जिस भी साइड में जो लंग्स अफेक्ट हुआ, जैसे एक तरफ का लंग्स अफेक्ट हो गया तो इस तरफ का लंग्स क्या होगा, इस तरफ का लंग क्या होगा, वो डिक्रीज ब्रेथ साउंड, और ब्रेथ साउंड भी क्या होती हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और आगे प्लूरल फ्रिक्शन रिब, जो प्लूरल फ्रिक्शन रब होता है जब हम इंस्पायरेशन के दौरान करते हैं तो वो फ्रिक्शन रब भी होने लग जाएगा, उसकी भी साउंड सुनाई देती है ऑस्कल्टेशन के समय। इसमें क्या होता है, जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर जो विसरल और पेराइटल लेयर होती है वो उसके अंदर फ्रिक्शन रब होने लग जाता है, मतलब आपस में रगड़ लगने लग जाती है उनके अंदर, ये भी हो सकता है इसके अंदर। और इसमें एक साइन देखने को मिलता है ट्रेल साइन। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेनोक्लेडोइड मसल होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, मतलब वो उभर जाती है। तो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल ऑन द साइड ऑफ मीडियास्टाइनम डिस्प्लेसमेंट बिकम प्रोमिनेंट। जो भी स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल है ये क्या होती है, मीडियास्टाइनम के ऊपर क्या होती है, डिस्प्लेस्ड होकर, मतलब ऊपर की तरफ उभर जाती है। ये ट्रेकिया के अंदर डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द अफेक्टेड साइड, जो भी अफेक्टेड साइड है, जैसे कि लेफ्ट लंग में हुआ तो लेफ्ट साइड में क्या होगी, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगी, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब मूवमेंट नहीं हो पाएगी। पैथोफिजियोलॉजी देखती है ये डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है। तो क्या होगा, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी किसी भी कोज की वजह से क्या होगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, किसी भी कारण की वजह से, जैसे बैक्टीरिया वायरस मान लो, उसकी वजह से क्या होगा, या फिर और सिस्टेमिक पैटर्न में अल्ट्रेशन हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, और वो एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा कहाँ पर, प्लूरल स्पेस के अंदर। तो उस वजह से क्या होगा, द इफ्यूजन कैन कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली क्लियर फ्लूइड और इट कैन बी ब्लडी और पुरुलेंट, मतलब जो ये प्लूरल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो क्लियर भी हो सकता है, मतलब ट्रांसुडेटिव भी हो सकता है, और ब्लडी भी हो सकता है, यानी हीमोथोरिक्स भी हो सकता है इसमें, और पुरुलेंट भी हो सकता है, मतलब पस भी हो सकती है इसके अंदर। क्लियर फ्लूइड में भी ट्रांसुडेट और एन एक्जुडेट, मतलब ये ट्रांसुडेट भी हो सकता है और एक्जुडेट भी हो सकता है। फिर इससे आगे क्या होगा, इससे ये डिजीज़ हो जाएगी, मतलब प्लूरल इफ्यूजन होती है, और इससे इसके साइन और सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेवियर फीलिंग, ये सभी साइन और सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की। सबसे पहला काम यही होता है हिस्ट्री कलेक्ट करने का, उसके आधार पर ही आगे डायग्नोसिस या फिर और भी जो चीज़ें प्रीवियस हिस्ट्री होती है सर्जरी की, मेडिसिन की, डिजीज़ की, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद ही आगे प्रोसेस मूव करती है। फिर करती है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन,
जो भी उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है वो उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जो भी ब्रेथ साउंड सुनाई देती है वो सभी क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान करते हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। ये क्या होता है, न्यूमोथोरिक्स का कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस होता है। इसे प्लूरल एफ्यूजन में भी करते हैं हम। और चेस्ट सीटी स्कैन भी करते हैं, चेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, जो प्लूरल केविटी के अंदर फ्लूइड भरा था उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं ताकि उससे इन्फेक्शन का पता भी लगा सकते हैं। और एक किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, थोरासेंटेसिस। तो इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आती है थोरासेंटेसिस प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसीजर वेयर रिमूवल ऑफ फ्लूइड इज डन अंडर द यूएसजी गाइडेंस टू प्रिवेंट फर्दर लंग इंजरी। एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, जो फ्लूइड होता है उसको रिमूव करते हैं प्लूरल कैविटी से अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएसजी, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी के गाइडेंस में करते हैं ताकि अदर इंजरी ना हो पाए फर्दर लंग्स को। तो उसमें क्या करते हैं, हम नीडल इंसर्ट करते हैं लंग प्लूरल कैविटी के अंदर, और वो जो भी फ्लूइड होता है वो उसे हम निकाल भी सकते हैं, निकाल लेते हैं इस थोरासेंटेसिस प्रोसेस से। प्लूरल फ्लूइड रिमूवल इज परफॉर्म्ड आइदर एज ए वन टाइम प्रोसीजर और कंटिन्यूसली, मतलब ये वन टाइम प्रोसीजर के तौर पर भी किया जा सकता है और कंटिन्यूसली करने के तौर पर भी किया जा सकता है। ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड बाय चेस्ट ट्यूब, मतलब चेस्ट ट्यूब के थ्रू ड्रेनेज किया जाता है, इसे कंटिन्यूस करते हैं तब। इंसर्शन ऑफ नीडल इनटू इंटरकोस्टल स्पेस टू रीचिंग टू प्लूरल कैविटी, मतलब नीडल का इंसर्ट करके हम प्लूरल कैविटी तक पहुंचते हैं। और उसके लिए हम साइट फॉर प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब, मतलब उसके लिए हम साइट का चयन करते हैं। कैसे करते हैं, वो है 6 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस, एवरेज 7, मतलब 6 या फिर 6 से लेकर 8 तक जो भी इंटरकोस्टल स्पेस है हम उसके अंदर नीडल इंसर्ट कर सकते हैं। और एवरेज 7, मतलब नॉर्मली हम 7th जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहीं पर जो नीडल इंसर्ट करते हैं। साइज ऑफ ट्यूब, मतलब जो ट्यूब का साइज होता है वो होता है 28 से 36 फ्रेंच, ये फ्रेंच इसका पैमाना है। ट्यूब इज कनेक्टेड विथ वाटर सील्ड चैम्बर प्लेस्ड बिलो द हार्ट लेवल, मतलब कि जो पेशेंट का हार्ट का लेवल है उससे नीचे रखना है ताकि वो फ्लूइड ड्रेन होता रहे। और उसके अंदर जो ट्यूब कनेक्ट की गई है उससे जो फ्लूइड आ रहा है वो उसके अंदर जो भी कलेक्शन जिसमें हम कर रहे हैं उसमें ड्रेन होता रहे। पोटेंसी ऑफ इंटरकोस्टल ड्रेनेज एंड वाटर सील्ड चैम्बर इज डिटरमाइंड बाय द इंटरमिटेंट बबलिंग एंड रिदमिक ओसिलेशन मूवमेंट इन वाटर लेवल, मतलब जो वाटर लेवल होता है हम उसमें यदि मूवमेंट हो रही है और फिर उसमें बबलिंग भी हो रही है तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि इंटरकोस्टल ड्रेनेज है वो पेटेंट है, या मतलब उसमें क्या हो रहा है कि वो ड्रेनेज लगातार चल रहा है। कंटिन्यूस बबलिंग इंडिकेट लीकेज ऑफ आईसीडी इंटरकोस्टल ड्रेनेज, मतलब जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज होता है उसके अंदर यदि लीकेज है तो उसकी वजह से क्या होगी, बबलिंग होगी। बबलिंग इंडिकेट करता है कि इसको आईसीडी यानी इंटरकोस्टल ड्रेनेज को। नो मूवमेंट इन द वाटर सील्ड चैम्बर इंडिकेट ब्लॉकेज और ऑफ ट्यूब और री एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, मतलब इसमें क्या हो सकता है कि जब वो वाटर होता है वाटर सील्ड चैम्बर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है तो उसे वो किसको इंडिकेट करता है, ब्लॉकेज के अंदर, ब्लॉकेज को इंडिकेट करता है, मतलब ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया है। पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान कौन सी पोजीशन देनी है, सेमी पावलर पोजीशन टू अनअफेक्टेड साइड विथ हैंड रेज, मतलब सेमी पावलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जो साइड अनअफेक्टेड है, मतलब जिस साइड पे प्लूरल एफ्यूजन नहीं हुआ उस साइड की सेमी पावलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे उस साइड में। और हैंड राइज, मतलब हाथ ऊपर रहेगा पेशेंट का। ओटो थेरेपी इज सजेस्टेड इन द पेशेंट हैविंग डिस्निया, जिस पेशेंट को डिस्निया है उसको ओटो थेरेपी सजेस्ट करते हैं और एंटीबायोटिक थेरेपी भी देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। वो तो देख लिया प्रोसीजर था वो तो। अब देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब ये एक नर्स का रोल क्या होता है प्लूरल एफ्यूजन के केयर के अंदर, मतलब प्लूरल एफ्यूजन पेशेंट की केयर के अंदर। नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। इनिशियल ऑक्सीजन थेरेपी टू मीट द बॉडी और टू डिमांड एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब इनिशिएट है यहाँ पे, इनिशिएट ऑक्सीजन थेरेपी टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी, मतलब कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है बॉडी के अंदर वो पूरी करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी लगाना ही है। मॉनिटर वाइटल साइन फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ अबनॉर्मल चेंजेस, मतलब कोई भी अबनॉर्मल चेंजेस हो रहा है तो उसका अर्ली डिटेक्शन करने के लिए हम उसका वाइटल साइन चेक करेंगे। असिस्ट पेशेंट इन टर्निंग कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब कि
पेशेंट को टर्निंग यानी मुड़ने में, कफिंग करने में या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने में और पोजीशन चेंज करने में पेशेंट को असिस्ट करना है। मॉनिटर चेस्ट ट्यूब पेशेंस पोटेंसी टू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पेटेंसी आएगा, मतलब कि जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हो रहा है उसकी पेटेंसी को मॉनिटर करते रहना है ताकि वो फ्लूइड ड्रेन होता रहे। मतलब कि वो पेटेंट है, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं आया है, इसके लिए उसे चेक करते रहना है। असेस द ट्यूब ड्रेनेज फॉर कलर अमाउंट एंड अदर अबनॉर्मल चेंजेस। मतलब कि जो प्लूरल फ्लूइड है उसका कलर भी असेस करना है, अमाउंट भी असेस करना है और उसके जो अबनॉर्मल चेंजेस है वो सभी असेस करके उसे रिकॉर्ड भी करना है। मतलब ये क्या कर सकती है, हमें इन्फेक्शन को जानने में मदद कर सकती है कि इसमें कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, ये सब प्रेडिक्ट करने में मदद कर सकते हैं। नर्स शुड कलेक्ट हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस पल्मोनरी कंडीशन और हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी। जो प्रीवियस लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है उसकी हिस्ट्री नर्स को कलेक्ट करनी चाहिए। और देखते हैं आगे, नर्स शुड असेस डिग्री ऑफ डिस्निया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मतलब जो भी डिस्निया है उसकी डिग्री, यानी डिस्निया ज़्यादा सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इन सभी की डिग्री असेस करनी है, ये सभी असेस करना है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर थोरासेंटेसिस। पेशेंट को थोरासेंटेसिस के लिए प्रिपेयर करो, मतलब कि जो प्लूरल फ्लूइड है उसको निकालने के लिए। नर्स असिस्ट द पल्मोनोलॉजिस्ट पल्मोनरी फिजिशियन इन थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। मतलब जो पल्मोनरी फिजिशियन होता है उसको नर्स को असिस्ट करना चाहिए, मतलब नर्स होती है वो पल्मोनोलॉजिस्ट को असिस्ट करती है प्रोसीजर के दौरान। परफॉर्म ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस के दौरान उसका पल्मोनरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका कंटिन्यूस जो असेसमेंट होता है वो करते रहना है ताकि कोई भी अब नॉर्मल चेंजेस हो तो हम शुरुआत में इसे डिटेक्ट कर सके। ड्रेस द वुंड विथ स्टेराइल ड्रेसिंग ऑन कम्प्लीशन ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर के कम्प्लीट होने पर स्टेराइल ड्रेसिंग कर देनी है वुंड पर। प्रोवाइड पोस्ट थोरासेंटेसिस नर्सिंग केयर इंक्लूड असेसमेंट फॉर द कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग न्यूमोथोरिक्स, पेन, हाइपोटेंशन एंड पल्मोनरी एडिमा। मतलब नर्सिंग केयर होती है जो पोस्ट थोरासेंटेसिस मतलब प्रोसीजर के बाद में जो नर्सिंग केयर होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। उसे कॉम्प्लिकेशन के लिए असेस करना है, जैसे कि न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, उसे न्यूमोथोरिक्स यानी लंग्स के अंदर जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर एयर बढ़ जाती है, पेन के लिए, हाइपोटेंशन के लिए और पल्मोनरी एडिमा के लिए उसे असेस करना है ताकि कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को कोई नुकसान ना हो पाए, शुरुआत में इसका पता चल जाए। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक। जो भी फिजिशियन द्वारा एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई उनको एडमिनिस्टर करना। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स अबाउट द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ द कैथेटर एंड ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कि जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर है और पेशेंट को क्या करना है कि जो कैथेटर और वो ड्रेनेज हो रहा है थोरासेंटेसिस का जो कंटिन्यूस प्रोसीजर है उसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में उसको समझाना है। एजुकेट द पेशेंट अबाउट डिजीज प्रोसेस इम्पोर्टेंस ऑफ कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मतलब जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कफिंग का इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को क्या करना है, समझाना है, उसके बारे में एजुकेट करना। ऑब्जर्व पेशेंट ब्रीथिंग पैटर्न, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड अदर वाइटल साइन। ऑक्सीजन सेचुरेशन, ब्रीथिंग पैटर्न और अदर वाइटल साइन चेक करने पेशेंट के। परफॉर्म ऑस्कल्टेशन ब्रेथ साउंड एवरी 2 to 4 आवर्स। मतलब हर 2 से 4 घंटे के अंदर पेशेंट को क्या करना है, ऑस्कल्टेट करते रहना, उससे ब्रेथ साउंड और अब नॉर्मलिटी का पता भी चलता रहता है।